तो असहाय महसूस करते हैं या अपने ऊपर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। ये ऐसी भावना घर कर गई है कि अब हम जो है हमारे शिक्षक उस स्तर से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। ये लगता है कि हमारी प्रतियोगिता में हम भाग लेना होगा तो हम हमारी स्थिति क्या होगी। तो ये आत्मविश्वास की कमी भी परिलक्षित होती है। अभी प्रवीणा के बारे में आप लोग तो जब वो ये पूरा मानदेय पर ये काम कर रही है, हमें जानने का मौका मिला पहले भी, तो ये हर कार्यक्रम में प्रतिभाग करती है। तो यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम जूनियर में पढ़ाते हैं 70,000 वेतन मिल रहा है कि हमें 7,000 या 27,000 वेतन मिल रहा है, 20,000 वेतन मिल रहा है। ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हम कितने एक्टिव हैं। एक भी शिक्षा मित्र यहाँ नहीं होगा, एक भी शिक्षा मित्र यहाँ नहीं होगा, कोई शिक्षक यहाँ पर नहीं है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो नए शिक्षक आए हैं उनमें है कैलिबर, वो कुछ करना चाहते हैं, उनके मन में है कुछ करने की, लेकिन कहीं न कहीं हमारा संवाद का, हमारे प्रचार प्रसार की कमी रही। वहाँ तक उन टीचर्स के पास नहीं पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना चाहिए। आज ये भाषा पर आधारित नाटक और कहानी की प्रतियोगिता है और कल भी एक प्रतियोगिता है यहाँ पर कला की। तो ये हमारे शिक्षकों में एक हुनर, एक SCRT हो जाएगा और इससे क्या है कि आप लोगों की पहचान बनेगी। हमारे पास जनपद में दोनों जनपदों में मिलाकर के मैं समझता हूँ कि 4-5 हजार हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के शिक्षक होंगे, लेकिन हम कुछ आप सबको मैं जानता हूँ असल से नाम से, क्योंकि आप काम करते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो आप सबसे पहले आते हैं, आपके अंदर एक आत्मविश्वास है। लेकिन वो लोग भी आगे आए जिन्हें मौका अभी तक नहीं मिला है या मौका डाइट दे रही है, लेकिन वो लोग उपस्थित नहीं है। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ या तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी है या वहाँ तक हमारी विचार नहीं पहुँचा, हमारे लोगों ने वहाँ तक नहीं पहुँचा। खेलों की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होती है उसे ओलंपिक कहते हैं। ओलंपिक में भाग लेना प्रत्येक खिलाड़ी का सपना होता है और जो खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतते हैं वे महान कहे जाते हैं। आज हम ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी सुनेंगे। स्वतंत्रता से पहले और उसके बाद 1952 में भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता, कुश्ती में केडी जाधव। उसके बाद 44 वर्षों तक कोई भी खिलाड़ी व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सका। हॉकी में जीते लेकिन व्यक्तिगत पदक नहीं जीत सका। फिर सन 1996 अटलांटा ओलंपिक, भारत ने अपना दूसरा व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता टेनिस में और जिसे जीता था लिएंडर पेस, जिनका जन्म 17 जून 1973 को कलकत्ता में हुआ। उनके पिता वेस पेस 1972 म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली हॉकी टीम का हिस्सा थे। वहीं मां जेनिफर पेस बास्केटबॉल की खिलाड़ी थी। लिएंडर, जिसका मतलब होता है शेर देव, बचपन से ही खेलने वाले और खेलने की रुचि थी। फुटबॉल, रग्बी उनके प्रिय खेल थे, लेकिन शारीरिक समस्याओं की वजह से डॉक्टर ने उनके पिता को कहा, आप इन्हें टीम खेल की बजाय व्यक्तिगत खेल खिलवाइए। 1985 मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनको चेन्नई ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस एकेडमी में प्रशिक्षण लेने के लिए भेज दिया गया। शुरुआत में वे आसानी से हर किसी से मैच हार जाते, लेकिन अभ्यास करके लगातार टेनिस पर अपना काम करके उन्होंने अपना टेनिस अच्छा दिया और वर्ष 1990 तक आते आते जूनियर अमेरिकन ओपन, जूनियर विंबलडन प्रतियोगिता में पदक हासिल कर जूनियर में नंबर 1 खिलाड़ी। 1990 में ही उन्हें भारतीय टीम का हिस्सा बना लिया और बार्सिलोना ओलंपिक 1992 में वे रमेश कृष्णन के साथ जोड़ी बनाकर खेले, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वो हार गए। हार से उन्हें बड़ा दुख हुआ।
फिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अगले ओलंपिक में मैं पदक जीत कर रहूंगा। अगला ओलंपिक वर्ष 1996 संयुक्त राज्य अमेरिका के अटलांटा शहर में हुआ। कोई सही जोड़ीदार ना मिला तो उन्होंने एकल प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। शुरुआती मैच वे आसानी से जीते। फिर सेमीफाइनल में उनका मुकाबला दिग्गज वर्ल्ड नंबर 3 रैंकिंग खिलाड़ी आंद्रे अगासी से हुआ, जिन्होंने उन्हें आसानी से 6-7, 3-6 से हरा दिया और उसी मैच में उनकी सीधे कलाई को चोट लगी। अब कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी फर्नांडो मेलेगनी से होना था। मेलेगनी मैच को लंबा खींचने में माहिर थे। पहला सेट पेस 3-6 से हार गए। पेस की हालत खराब थी। कलाई में दर्द होने से उनको सर्व करना मुश्किल हो रहा था। पेस उस मैच के बारे में बताते हैं, मैंने रणनीति पे काम नहीं किया। मैं मैच को कैसे भी जल्दी खत्म कर देना चाहता था। मैं इमोशनल टेनिस खेल रहा था। मैं कैसे भी भारत के लिए पदक जीतना चाहता था। उन्होंने दर्शक गृह में अपने पिता को देखा। पिता कह रहे थे तुम जीत सकते हो। और उसके बाद पेस ने अगले सेट 6-2 और 6-4 से जीतकर भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। वो फिर जब पदक सेरेमनी हुई, आंद्रे अगासी जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते और वासी ब्रुगेरा जिन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम जीते और उससे पहले कोई एकल भी नहीं जीत पाए थे पेस। और जब तीनों के साथ जब खड़े हुए तो पूरा भारतवर्ष उनकी जय जयकार कर रहा है। पेस अपने पूरे करियर में जब भी भारत के लिए खेले उन्होंने अपना बेस्ट दिया। पेस की हाइट 5 फीट 9.5 इंच, जो टेनिस के लिहाज से अच्छी नहीं कही जाती, लेकिन अपने अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा से उन्होंने अपना टेनिस ऐसा खेला कि डेविड कप में सर्वाधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी बने। महेश भूपति के साथ उन्होंने लगातार 24 मैच जीते और वहीं ग्रैंड स्लैम में 8 खिताब उन्होंने हासिल किए और मिक्स डबल में 10 खिताब हासिल किए। और उनको भारत सरकार की तरफ से अर्जुन पुरस्कार, उनको मेजर ध्यानचंद पुरस्कार वर्ष 2004 में, पद्मश्री 2001 में और भारत का तृतीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण वर्ष 2014 में दिए गए। आज पेस देश में खेल को बढ़ावा देने का कार्य कर रहे हैं। वे कहते हैं टेक्निकली मेरी टेनिस अच्छी नहीं है, मैं बड़ा भी टेनिस खिलाड़ी के रूप में नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ओलंपिक चैंपियन बन सकता हूं तो आप भी ओलंपिक चैंपियन बन सकते हैं। बस उसके लिए आपको अदम्य साहस और बहुत सारी मेहनत चाहिए। यदि आप अपने पर विश्वास करते हैं और होमवर्क करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में चैंपियन बन सकते हैं। आज हम ऐसे खिलाड़ी का सम्मान करते हैं। कहते हैं ना, प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती। आज मैं आपको एक सत्य घटना बता रही हूँ जो खेल बने हमारी पहचान थीम को पूरा करती है। 24 सितंबर मीना दिवस, जैसा आप सभी जानते हैं 24 सितंबर मीना दिवस, इसमें हम अपनी बेटियों की शिक्षा सुरक्षा पर बहुत बल देते हैं। उसी प्रकार में मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत बेटियों की सुरक्षा पर, बेटियों की शिक्षा पर जो लिंग होता है समाज में, उस पर जोर दे रही थी। हालांकि उसी दौरान ओलंपिक खेल चल रहे थे। हमें बहुत सारे जो हमारी बेटियां हैं भारत देश की, उनसे प्रेरणा मिल रही थी। बहुत सारे नाम ऐसे थे जिनको लेकर के हम गौरवान्वित महसूस कर रहे थे अपने समाज में। मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं ही अपनी बेटियों को खेल में बढ़ावा देने के लिए अपने विद्यालय में कोई आयोजन करूं। इसी सोच के साथ मैंने अपने समाज में इस बात की चर्चा शुरू की और लोगों ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया कि ये बहुत अच्छी बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत समाज में ऐसी बेटियों को जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर रही थी, उनको बोला कि
हमने बनाई टीम ए, टीम बी, प्राथमिक विद्यालय नौजरपुर और गांव समूहों को सम्मिलित करते हुए हमने 24 सितंबर वाले दिन अपने विद्यालय में कबड्डी, लंबी कूद और रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें हमारी टीम ए कबड्डी प्रतियोगिता में विजयी रही। उसमें रेस प्रतियोगिता में एक बच्ची, एक साधारण परिवार की एक साधारण सी बच्ची करिश्मा, जिसकी आंखों में मैंने अपने सपने देखे थे। मैं एक शिक्षक बनकर ही समाज की सेवा में रही, लेकिन एक वो बच्ची जिसको मैंने देखा था बचपन में, मैं कल्पना करती थी कि मैं काले कोट में अच्छी लगूंगी, मैं सफेद कोट में अच्छी लगूंगी, या मैं डीएम बनूंगी तो मैं अच्छी रहूंगी। उस बच्ची में मैंने अपने सपने देखे और मैं जी जान से उस बच्ची में लग गई। मुझे लगा कि मैं इस पर ध्यान दूंगी तो ये बहुत आगे जाएगी। उसकी जब वो रेस प्रतियोगिता में उसने भाग लिया तो वो 40 बच्चों में प्रथम आई। उस मेरे 24 सितंबर वाले मीना दिवस वाले दिन वो 40 बच्चों में करिश्मा प्रथम आई। उस खेल के दौरान वो बच्ची चोटिल भी हुई। अगले चोट होने के बाद वो विजयी रही। उसके बाद में 4 सितंबर को हमने देखा कि ओलंपिक खेलों में उसकी वजह से हमारे बुलंद स्तर पर युवा कल्याण विभाग की तरफ से खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे सूचना मिली कि 4 सितंबर को जो आपने अपने विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता कराई थी, 4 सितंबर पर आप लोग स्तर पर अपनी बच्चियों को जरूर लेकर के आए। 4 सितंबर पर जाने के लिए जो मेरी बेटी करिश्मा थी वो चोटिल हो चुकी थी और मैंने कुछ भी नहीं जाना कि ये खेल पाएगी नहीं खेल पाएगी। मैंने अपनी मन की इच्छा से उसे फोन किया कि 4 सितंबर को तुम ब्लॉक स्तर पर खेलने जा रही हो। जब वो चोटिल थी, उसके हाथ में सूजन आ चुकी थी, उसने मुझे अपने बोला कि मैम मैं जा नहीं पाऊंगी, मुझे चोट लग गई है। मैंने कहा तुम सिर्फ चोट से हाथ बांध करके बैठी हो। उस दिन को याद करो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं डीएलएड की पहली ड्यूटी करने जा रही थी और मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था और मेरी हड्डी टूट गई थी। तुम बच्चों ने मुझे फोन किया और मुझे वीडियो कॉल पर बात की और तुम लोग रोने लगे थे और उसके अगले दिन मैं तुम्हारे पास विद्यालय आई थी। मैं भी तो दर्द को महसूस करता थी। मुझे भी डॉक्टर ने 1 महीने तक बोला था। मैं भी आप तुम लोगों के लिए दर्द को दर्दनाक करती हुए अगले दिन विद्यालय आई थी। तुम अगर इस दर्द को देखोगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगी और मेरा ये अंतिम फैसला है कि तुम 4 तारीख को ब्लॉक स्तर पर खेलोगी। बच्ची चली जाती है अपने घर पर, मैं उसके घर वालों से फोन करती हूँ कि आप उसे कोई भी सहानुभूति नहीं करेंगे, ये दर्द की बोलेगी, आप उसे मोटिवेट करेंगे कि हाँ ऐसे खेल में होता रहता है, ये कोई चोट नहीं है, तुम खेलो और आगे बढ़ो। 4 तारीख का वो दिन आया जब बच्चे जा रहे थे तो मुझसे कह रही थी मैम आप जाओगे नहीं मेरे साथ में। मैंने कहा बेटा मेरा डीबीटी का कार्य है, तुम जाओ और मेरी पूरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं और ये दर्द वगैरह दरकिनार करते हुए आगे बढ़ो। उस ब्लॉक स्तर प्रतियोगिताओं का ये रहा कि मेरी बच्ची पूरे ब्लॉक स्तर में अलग अलग पूरे निधौली कला ब्लॉक में वो प्रथम स्थान चोटिल होने के बाद भी उस प्रतियोगिता में प्रथम आई। आज वो बच्ची ग्राम नौजरपुर में अपनी पहचान बना चुकी है। वो खुद खेल में अलग अलग खेलों में प्रतिभा करती है और गांव के छोटे छोटे बच्चों को या बड़ी बड़ी बेटियों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज वही खेल उस करिश्मा की पहचान बन चुका है, जैसा नाम वैसा मैं सभी मां सरस्वती मंचासीन हमारे जो जजेस एवं हमारे शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपना नाम खेल बने हमारे पहचान के तहत अपना नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन कर दिया। वह बच्ची जिसने एक मध्यम परिवार में जन्म लिया, उसके पिता थे लांस नायक, आर्मी में थे। बहुत ही मध्यम परिवार से होने के बावजूद भी उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो बहुत ही मुश्किल है और दूसरों के लिए प्रेरणादायक है। ये जब 4 साल की थी तभी इनके पिता का देहांत हो गया था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अपना प्रयास जारी रखा। जब ये 14 साल की थी तो इनकी बहन लक्ष्मी के साथ जब ये जा रही थी तो कुछ बदमाशों ने इनके साथ छेड़छाड़ी की तो
अणिमा सिन्हा ने उन बदमाशों की पिटाई कर दी। उसके बाद इनका जन्म 20 जुलाई 1988 को हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कस्बे में ही हुई थी। इन्होंने MA समाजशास्त्र में किया हुआ है और जब ये CIS की परीक्षा देने 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जा रही थी तो पद्मावत एक्सप्रेस में बरेली के पास इनके साथ कुछ बदमाशों ने इनकी सोने की चैन छीनने की कोशिश की तो इन्होंने उन बदमाशों का डटकर मुकाबला किया और उस मुकाबले में छीना झपटी में बदमाशों ने इन्हें बरेली के पास ट्रेन से नीचे फेंक दिया। इनका बायां पैर ट्रेन से कट गया। 7 घंटे ट्रैक पर पड़े रहने के बाद भी इन्होंने अपने दिमाग को प्रेरणादायी बनाते हुए बोला कि हमें कुछ आगे करना है और इन्होंने हार नहीं मानी। इस 7 घंटों में 49 ट्रेन इनके ऊपर से गुजरती गई लेकिन ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद जब इनको एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया तो 4 महीने जब ये एम्स में रही उसके बाद भी इनका एक पैर सिंथेटिक प्रोस्थेटिक जो कृत्रिम है वो लगा और दूसरे में आयरन की रॉड लगी और इनकी रीढ़ की हड्डी में भी 2 फ्रैक्चर थे। 4 महीने रहने के बाद भी अणिमा सिन्हा जब वहां से छूटी एम्स से तो ये सीधी बछेत्री पाल के यहाँ पहुंची छत्तीसगढ़ में, जहां से उनको मोटिवेशन मिला कि इनको माउंटेनियरिंग पर्वतारोहण के लिए इनको मोटिवेशन मिला जो कि बछेत्री पाल पहले से ही उसकी माहिर हैं। तो इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे कुछ करना है तो उत्तरकाशी में ही जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है वहां इन्होंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद 21 मई 2013 को इन्होंने भारत जो दिव्यांग होते हुए भी माउंट एवरेस्ट जो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है उस पर तिरंगा फहरा दिया। उस समय इनकी आंखों से आंसू निकल पड़े क्योंकि जो इन्होंने सपना देखा था लोग तो ये सोच रहे थे कि ये दिव्यांग हो गई अब ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है तो इन्होंने वो कर दिखाया जो हर नॉर्मल इंसान के लिए भी मुश्किल है। इनको बहुत कुछ अवार्ड भी मिल चुके हैं। सुल्तानपुर रत्न अवार्ड भी मिला है, अंबेडकर रत्न अवार्ड भी मिला है, 2016 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इनको और अभी भी ये एक चंद्रशेखर आजाद जो उन्नाव में स्थापित हो रहा है खेल अकादमी उसमें ये सहयोग कर रही है। तो इतना कुछ होने के बाद भी इनके जीवन से हमें ये संदेश भी मिलता है कि हमारी दशा कुछ भी हो चाहे शारीरिक या मानसिक हमको हर परिस्थिति में आगे बढ़ना है और खेल के प्रति भी हमें मतलब आगे बहुत ही ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए समय मिलता है और हम कर सकते हैं। दुनिया के 7 जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें भी इन्होंने फतेह हासिल कर ली है। तो खेल इनकी पहचान बनी और अणिमा सिन्हा को खेल के जरिए ही इस ऊंचाई तक पहुंचाया। हम इनको सल्यूट करते हैं। जय हिंद, जय खेल, जय अणिमा सिन्हा। हम लोग को एक डर रहता है कि हम यहाँ खड़े होके बोलना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले हम एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं क्लैपिंग से। एक क्लैपिंग में कराती हूँ क्योंकि आज हम लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है हम सभी ने, तो यही हमारी जीत है। क्योंकि अगर जब हम अपने स्कूल से निकलकर राइड तक आए हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मीठा हो जाए, एक लड्डू ताली करते हैं। लड्डू कैसे बनाते हैं ये तो हमको 1 2 3 4 जब लड्डू बनेंगे तो हम उसको खाएंगे भी, ठीक है। तो खाना हमको विद साउंड है क्योंकि मीठी है। तो 1 2 3 4 ठीक है, एक साथ चलिए 1 2 3 4 1 2 3 4
नर्वसनेस कम हो गई। मेरी भी। चलिए, मैं प्रिया शर्मा प्राथमिक विद्यालय कंचनगढ़ में प्रधानाध्यापक हूँ। मैं अपना शुरू करती हूँ। पहले से आपसे कुछ बस हल्का सा पूछूंगी, क्योंकि मेरी कहानी यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म है। तो आपको पहले चित्र में क्या दिख रहा है? दूसरे में, तीसरे में, तीसरे में क्रिकेट है क्या है? खिलाड़ी भाला फेंकी है। भाला चौथे फेंक में रहे। उसे प्राइज मिला। प्राइज में प्राइज। देखिए, मैं एक ऐसी महिला की बात कर रही हूँ, एक ऐसी लड़की की बात कर रही हूँ जो कि एक मेरठ के बलरामपुर में रहती थी और एक बहुत ही किसान परिवार से थी। एक बहुत छोटे से परिवार की थी जहां पर खेती बाड़ी होती थी। तो उस परिवार के सभी सदस्य क्रिकेट खेल रहे थे। अब जब हम भी खेलते हैं, आप भी खेलते हैं, तो सभी लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां पर उन्होंने जैसे बैट मारा बॉल बहुत दूर जाके गिरी। जब वो वहां बहुत दूर गिरी तो एक बच्ची से, छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी और सबको देख रही थी। लेकिन उसने वो बॉल उठाया और बड़े आराम से उठाया और बहुत तेजी से जो स्टंप था बिल्कुल उसके पास फेंकी। जब उसका भाई उसमें खेल रहा था, उसने देखा कि इतनी छोटी सी बच्ची इतनी आसानी से एकदम सटीक जगह पर बॉल फेंक रही है, तो इसके बाजू में बहुत बल है। तो उसने क्या किया कि अपनी बहन को ऐसे बोला कि ये डिल्ला लो और दूर फेंक के दिखाओ कितना दूर फेंक सकती है। उसने एक धीमे धीमे वो उसका शौक बनता गया, वो और दूर फेंकती गई। तो उसके भाई ने उसको सपोर्ट किया कि एक भाला, मतलब वहां पे गाँव में बहुत आसानी से मिलते हैं डंडे, तो उन्होंने एक डंडा लिया और उस डंडे को भाले का रूप दिया। तो अनु जो थी, अनु रानी, उन्होंने क्या किया कि उसको भाले को फेंकने लगी। फेंकते फेंकते वो उनका शौक बन गया। अब उन्होंने इस बात से अपनी फैमिली को, अपने परिवार को अवगत कराया कि पापा, मैं जाके इसमें अपना भविष्य बनाना चाहती हूँ। लेकिन वो एक ऐसे परिवार से थी जो गांव में था और उस परिवार के लोगों के लिए लड़कियां सिर्फ काम करती थी, घर का खेलना तो उनके लिए बहुत दूर की बात थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो नहीं तुम्हें भेजेंगे खेल में। तो लेकिन वो लड़की ऐसी थी, उसने हार नहीं मानी और वो अपना कार्य करती रही और इधर वो अपने पापा को भी मनाती रही। फिर क्या हुआ कि उसने जब वो अपने पापा को मनाती रही तो उसने एक सोचा कि मैं भाला लेती हूँ। तो उसने जब उसकी कीमत पता करी तो उसकी कीमत 1 लाख से ऊपर थी, जो वो एफर्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन वो हारी नहीं, उसने उसका एक सॉल्यूशन निकाला, बहुत सारे डंडे लिए, उसको भाले का रूप दिया और अपना प्रशिक्षण शुरू कर दिया। धीमे धीमे जब प्रशिक्षण शुरू किया तो वो अपने घर के पास, उसका कोई जगह नहीं थी, घर से 13 किलोमीटर दूर जाकर वो जाती थी अपना से प्रशिक्षण करने। उसके बाद उसने जब प्रशिक्षण किया तो उसके माँ बाप को लगा कि हमारी बेटी जब 13 किलोमीटर एक लगन के साथ किसी कार्य को कर रही है तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी बेटी का साथ दें। उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और उसने जब वो मैट्रिक में थी, जब वो मैट्रिक में आई तो वो 25 मीटर तक आसानी से भाला फेंक लेती थी, 25 मीटर। और वो भारतीय, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बहुत ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बारीकियां हैं कि हम भाले को किस एंगल से फेंकना है, कितना पैर निकालना है, किस हमने मूवमेंट करना है, उसका उनको जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उसके लिए उन बहुत से आसपास के लोगों से सारा एकत्र किया और सीखा कि हम किस एंगल से सही से फेंक सकते हैं। और बहुत बड़ी बात, आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने राष्ट्रीय खिताब उसके बाद अपने नाम किया और राष्ट्रीय खिताब के साथ साथ उन्होंने 2019 में उन्होंने क्या किया कि 2019 में 62.3 जो थी वो एक ऐसी पहली महिला है हमारे भारतीय भाला फेंक में जो कि 62.3 उन्होंने भाला फेंका और उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को 4 बार तोड़ा है। आज तक भारतीय महिला कोई ऐसी नहीं है जिन्होंने उनका रिकॉर्ड तोड़ा हो। उन्होंने खुद का रिकॉर्ड अपना 4 बार तोड़ा है। इसके लिए उन्हें क्वीन ऑफ जैलपिन का भी नाम दिया गया और उन्होंने जो विषम परिस्थितियों के सामने रहकर अपनी एक जो अपना नाम रोशन किया और हमारे देश को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया, तो वो सब हमारे साथ भी हैं और हम
हमसे ये शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें अपनी परिस्थितियों को छोड़ते हुए सबसे आगे रखना चाहिए। आपको भारत की एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी विषम परिस्थितियों और अपनी गरीबी के बावजूद अपने दौड़ने का अभ्यास जारी रखा और मात्र 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल जीतकर उन्होंने अपने देश भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। और वो खिलाड़ी हैं असम की हिमा दास। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी सन 2000 को असम राज्य के नौगांव जिले के ढींग नामक ग्राम में हुआ था। वह एक दलित परिवार से ताल्लुक रखती हैं। उनके पिता रंजित दास हैं जो बहुत गरीब हैं और चावल की खेती का काम करते हैं। उनकी मां का नाम जोमाली दास है और वो एक साधारण सी गृहिणी है। हिमा दास के परिवार में 16 सदस्य हैं। उनकी घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस खाने पीने की व्यवस्था हो पाती थी। हिमा दास के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनके 5 भाई और एक बहन है। हिमा दास की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो उन्होंने अपने गांव में ही ली थी, लेकिन खेलों में रुचि होने के कारण उन्होंने उनकी पढ़ाई जारी नहीं रख सकी। नौगांव जो जिला है वो अक्सर बाढ़ से घिरा रहता है और वहाँ पर वो ज्यादा विकसित भी नहीं है। तो वहाँ पर जो हिमा दास जब गांव में रहती थी तो उनकी प्रैक्टिस नहीं, कई दिनों तक उनकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी क्योंकि वह जिस खेत या मैदान में प्रैक्टिस करती थी उसमें बाढ़ का पानी भर जाता था। सन 2017 में जब हिमा दास गुवाहाटी के एक कैंप में प्रतियोगिता में भाग लेने गई तब हिमा दास पर निपुण दास की नजर पड़ी जो उनके कोच थे, वर्तमान में कोच हैं। जब निपुण दास ने उनको देखा कि ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा तो उन्हें लगा कि हिमा दास में कुछ बहुत आगे तक जाने की काबिलियत है। इसके बाद वो हिमा दास के गांव में उनके माता पिता से मिले और उन्हें बेहतर कोचिंग के लिए गुवाहाटी भेजने के लिए प्रेरित किया। लेकिन हिमा दास के माता पिता की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अपनी बेटी को गुवाहाटी कोचिंग के लिए भेज सकें। पर हिमा दास के माता पिता भी अपनी बेटी को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे। निपुण दास ने उनकी मजबूरी को देखते हुए कहा कि आप चिंता न करें, आपकी बेटी हिमा दास के गुवाहाटी में रहने का खर्च मैं खुद उठाऊंगा। इसके बाद हिमा दास गुवाहाटी चली गई और उनके माता पिता भी उन्हें बाहर भेजने को तैयार हो गए। शुरुआत में हिमा दास फुटबॉल की खेलने की बहुत शौकीन थी। जब हिमा दास अपने गांव में या आसपास जिले में फुटबॉल मैच खेला करती थी तो उन्हें 100-200 रुपए वो जीत कर आती थी। फुटबॉल खेलते खेलते उनमें स्टेमिना बहुत बढ़ता गया और यही स्टेमिना उन्हें ट्रैक पर दौड़ने में काम आया। जब हिमा दास मात्र 18 वर्ष की थी तो विश्व चैंपियन अंडर 20 में उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। और इसी तरह जब एशियाई खेलों में उन्होंने प्रतिभाग किया तो इस प्रतिभागिता में सेमीफाइनल राउंड में फाउल होने की वजह से वो केवल रजत पदक से ही उन्हें संतोष करना पड़ा। इसके बाद जब पोलैंड में प्रतियोगिता हुई तो इस पोलैंड में जाकर उन्होंने इतना बेहतर प्रदर्शन किया और वहां पर दो स्वर्ण पदक जीते। ये दोनों स्वर्ण पदक उन्होंने 200 मीटर की दौड़ में हासिल किए थे। जिस तरह से उन्होंने पोलैंड में अपना प्रदर्शन किया उसी तरह से उन्होंने चेक रिपब्लिक में भी अपना बेहतर प्रदर्शन किया और वहां पर उन्होंने 3 स्वर्ण पदक हासिल किए। इस प्रकार हिमा दास ने मात्र 19 वर्ष की अल्पायु में 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल हासिल किए, जिसमें उन्होंने 2 स्वर्ण पदक पोलैंड में और 3 स्वर्ण पदक चेक रिपब्लिक में हासिल किए। वर्तमान में हिमा दास असम राज्य की डीएसपी पद पर कार्यरत हैं और इतनी छोटी सी उम्र में हिमा दास ने भारत का नाम रोशन किया है। इस कहानी
कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अपनी कहानी सुनाओ प्रतियोगिता में खेल बने हमारी पहचान विषय पर आज मैं निहारिका वर्मा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय गोपालपुर निगौली कलागेटा से कहानी सुनाने जा रही हूँ। 29 अगस्त को थे वो जन्मे, विश्व में वो चांद से चमके। 29 अगस्त को थे वो जन्मे, विश्व में वो चांद से चमके। हॉकी के जादूगर कहलाए, फिरंगियों ने भी उनके गुण गाए। खेल से अपनी पहचान बनाई, विश्व कप में हॉकी को जगह दिलाई। गोलों की ऐसी घड़ी लगाई, स्वर्ण पदक की हैट्रिक थी बनाई। कौन है वो और नाम है क्या, क्या खेले थे और क्या नहीं किया। आज सुनेंगे हम उनकी कहानी, जो लाए थे हॉकी में एक नई रवानी। नाम था मेजर ध्यानचंद, जिनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था। वही प्रयागराज जहाँ हर 12 वर्ष बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इनके पिता रामेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। इनकी मां शारदा सिंह और 2 भाई रूप सिंह और फूल सिंह। इनका बचपन में ये जब मात्र 14 साल के थे, पेड़ की लकड़ी तोड़कर अपने दोस्तों के और अपने भाई के साथ में हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, ये अपने पिता के साथ हॉकी का मैच देखने गए हुए। वहां पर जो टीम हार रही थी, इन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई कि मैं उसी टीम से खेलना चाहता हूँ। तब इनका मैच देखकर इनका प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सैनिक के पद पर इनका चयन हो गया। ड्यूटी की वजह से इन्हें खेलने का मौका नहीं मिलता था, इसीलिए जब इनके साथ के सभी साथी मस्ती कर रहे होते थे, ये रात में हॉकी के साथ अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे। इनका ये लगाव देखकर इनके सूबेदार श्री बाला सिंह तिवारी ने इनका गुरु बनने का फैसला किया और इन्हें हॉकी के गुर सिखाए। एक बार इनके गुरु ने इनसे कहा कि ध्यान सिंह, तुम्हारा जो लगाव है ना हॉकी के प्रति, जैसे तुम हॉकी खेलते हो, देखना एक दिन तुम विश्व में चांद की तरह चमकोगे। हुआ भी यही। मेजर ध्यान सिंह, तब से इनका नाम ध्यानचंद पड़ गया था। फिर हुआ भी वही, इन्होंने 3 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, 3 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे और तीनों वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक अपने भारत के नाम कराया। पहला वर्ल्ड कप सन 1928 में एम्स्टर्डम में हुआ था। जो निर्णायक मैच था वो हॉलैंड से होना था, लेकिन पूरी भारतीय टीम बुखार से पीड़ित थी। स्वयं ध्यानचंद भी 103 डिग्री बुखार से पीड़ित थे। तब इनके कोच ने इनसे पूछा, क्या आप खेल सकेंगे? ध्यानचंद ने कहा, मैं एक सिपाही हूँ और सिपाही जरूरत पड़ने पर अपनी जान भी दे सकता है। मैं और मेरे बीमार साथी हम लोग खेलेंगे भी और वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। हुआ भी यही। हॉलैंड को इन्होंने 0-3 से, मात्र 0-3 से, एक भी मैच नहीं, उसे एक भी गोल करने ही नहीं दिया, 0-3 से हरा दिया। इसमें 2 गोल ध्यानचंद के थे। इसके बाद दूसरा विश्व कप जो था वो लॉस एंजल्स में था, अमेरिका से फाइनल मैच था। उसमें भी जब कुल गोल किए थे वो 262 गोल हुए थे, जिसमें 101 गोल ध्यानचंद के थे। अमेरिका के अखबारों में तब खबर छपी थी कि भारत की टीम तो पूर्व से आया तूफान थी, जिसने अमेरिका के पूरे 11 खिलाड़ियों को कुचल कर रख दिया। इसके बाद जो तृतीय विश्व कप था वो तो इतिहास रचने वाला था, क्योंकि वो जो उसमें जो निर्णायक मैच होना था वो जर्मन टीम से था। तृतीय विश्व कप 1936 में बर्लिन में होना था। जर्मन, जहाँ का तानाशाह हिटलर था। हिटलर जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल था, उसने सोच रखा था कि जर्मन के आगे तो कोई टीम रुक ही नहीं सकती। पूरे स्टेडियम में 40,000 दर्शक बैठे हुए थे। 40,000 दर्शकों को पूरा विश्वास था कि आज तो जर्मन टीम जीतेगी। वही हमारी भारतीय टीम बहुत निराश थी, क्योंकि जब वो बर्लिन आए थे तब अब एक अभ्यास मैच में उसी टीम से 1-9 से बुरी तरह हार चुकी थी। तब ध्यानचंद उस टीम के कप्तान थे, उनके भाई भी इस मैच में थे। टीम के कप्तान थे तो उन्होंने सोचा क्या किया जाए। उन्होंने पूरी टीम को ड्रेसिंग रूम में बुलाया और उनके सामने अपने तिरंगे झंडे को रख दिया और बस अपने साथियों से कहा, आज आपको अपने तिरंगे की लाज बचानी। उन खिलाड़ियों में ना जाने कहां से वो जोश आया, वो देशभक्ति जगी। उन्होंने अपने तिरंगे को सलाम किया और खेलने के लिए उतर गए। उस समय सेकंड हाफ तक सिर्फ एक ही बढ़त मिली थी, लेकिन सेकंड हाफ के बाद ध्यानचंद ने और उनके भाई ने नंगे पांव खेलने का निर्णय लिया और हुआ भी वही जो हमेशा होता रहा था। 1-8 से जर्मन टीम की बहुत बुरी हाल हुई। जर्मन टीम की बहुत ही बेइज्जती हुई।
जो हिटलर मैदान में बैठा हुआ था, उसने जब देखा उसकी टीम हार रही, वो बीच में मैच छोड़कर चला गया। समापन के दौरान उसने हमारे ध्यानचंद को ऑफर दिया कि आप मेरी टीम से खेलिए, मैं आपको बहुत ऊंचा पद दूंगा। ध्यानचंद ने कहा मेरा भारत बिकाऊ नहीं है, मैं भारत का हूँ और मरते दम तक भारत से ही खेलूंगा, मरते दम तक भारत से खेलूंगा। ऐसे थे हमारे ध्यानचंद। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल किए थे और अपने खेल जीवन में 1000 से अधिक गोल किए थे। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, हमें प्रण लेना है कि हम भी मेजर ध्यानचंद से बने। मेजर ध्यानचंद से बनकर हम भी रोशन नाम करेंगे। मेजर ध्यानचंद से बनकर हम भी रोशन नाम करेंगे। बाधाएं आए कितनी भी, कभी न कदमों को रुकने देंगे। अनुशासन एकता का भाव जगाकर, अपने देश को दिल में बसाकर, खेल से अपनी ऐसे चमके कि पूरा विश्व देखे शीश उठाकर। जय हिंद, जय भारत। प्रधानाध्यापक सम्मिलन विद्यालय पे द्वारा विकासखंड मालदा जनपद एटा। बच्चों, आप सब जानते हैं पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं। पैरा ओलंपिक खेल एक बहुत बड़ी एथलीटों की प्रतियोगिता होती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्ति भाग लेते हैं। जैसे किसी के पैर में कमी होती है, किसी के हाथों में कमी होती है, किसी को बहरे होते हैं, किसी की मांसपेशियों में कमी होती है, वो व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं। और ये पैरा ओलंपिक खेल ओलंपिक खेल खत्म होने के तुरंत बाद शुरू होते हैं। आज हम ऐसे खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम है देवेंद्र झांझरिया, और ये राजस्थान के चुरू जिले में एक जाट परिवार में जन्म हुआ था इनका। और इनका जन्म 10 जून 1981 को एक छोटे से परिवार में और सावन परिवार में जन्म हुआ था। और बाप उन दिनों की जब ये 8 वर्ष के थे, तब इनके साथ ऐसी घटना हुई जिससे इनके परिवार को इनको हिला के रख दिया और इनका जीवन ही बदल गया। जब ये फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ रहे थे, तभी इनका बायां हाथ बिजली के तार से टकरा गया और 11,000 के वोल्ट के करंट के कारण उनका हाथ पूरा झुलस गया। तमाम कोशिशों के बावजूद उनका हाथ सही नहीं हुआ, इलाज कराया सभी जगह, तो डॉक्टर की सलाह के आधार पर उनका बायां हाथ यहाँ से काटना पड़ा। ये उनके लिए, उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी विपत्ति थी, लेकिन उनके अंदर ऐसा जीने का जज्बा बना रहा जिससे उनके परिवार को हौसला हुआ, उनको हौसला हुआ, और उन्होंने एथलीटों की दुनिया में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। राजस्थान में उन्होंने अपने गांव में ढाणी में एक लकड़ी का भाला बना करके उन्होंने अभ्यास शुरू किया। ये उनकी बचपन की मतलब जब तैयारी करे तब की फोटो है। इतना अभ्यास किया उन्होंने, लगन की सन 2004 में उन्होंने एथेंस में 62.15 मीटर भाला फेंककर पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया। फिर जाकर के 2016 में उन्होंने रियो में 63.97 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लेकिन फिर उनके पास ऐसी विपत्ति आ गई, अक्टूबर 2020 की बात है, तो उनके पिताजी के फेफड़ों में कैंसर हो गया। तमाम कोशिश के बावजूद इलाज कराया। ये 2 भाई थे, तो उनके पिताजी ने ये कहा कि पिताजी ने कहा, बेटे यदि तुम मेरे साथ यहाँ रहोगे तो तुम्हारी तैयारियां प्रभावित होंगी। तुम्हारा छोटा भाई मेरा इलाज कराएगा, देखभाल करेगा, तुम्हें देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीतना है। लेकिन जब ये बात सुनी तो देवेंद्र झांझरिया जी तैयारियों के लिए जयपुर से सीधे गांधीनगर चले गए। लेकिन 23 अक्टूबर 2020 को जैसे ही पता चला कि आपके पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है, तो तुरंत वापस घर आए। लेकिन घर आते पहुंचते ही उससे पहले पिताजी उनके खत्म हो चुके थे। लेकिन पिताजी कह के गए थे, वो उन्हें ध्यान थी कि बेटा कोई भी विपत्ति हो, लेकिन तुम्हें
ऐसी तैयारियां करनी है कि तुम्हें देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीतना है। तब उन्होंने फिर तैयारियों में लग गए और इसी वर्ष 2021 को उन्होंने पैरा ओलंपिक में रजत पदक 64.35 मीटर भाला फेंककर रजत पदक प्राप्त अपने नाम किया। इस प्रकार उन्होंने 3 पदक व्यक्तिगत पदक जीतकर इतिहास के स्वर्णिम पन्ना में अपना नाम दर्ज करा दिया। और हमें उन पर इतना गर्व है कि सन 2004 में उन्हें अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति थे हमारे, उनके द्वारा अर्जुन अवार्ड दिया गया। सन 2005 में वसुंधरा राजे राजस्थान की सरकार में उन्हें महाराणा प्रताप से अवार्ड से पुरस्कार किया गया। और सन 2012 में उन्हें प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी अपनी, उनके द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और अंत में जाकर जो खेल का सबसे बड़ा पदक होता है 2017 में जो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति अभी हैं, उनके द्वारा उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो अभी अब बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से कर दिया गया है। कहानी सुनना अच्छा लगता है? आपको लगता है अच्छा? आज हम आपको कहानी सुनाएंगे। कहानी सुनने तैयार हैं? तो बेटा एक बात बताइए, आप लोगों ने जादू देखा है कभी? जादूगरों को वो जादू करते हैं, देखा है? अच्छा, क्या क्या जादू दिखाते हैं वो? रूमाल में से कबूतर ये उड़ा चला जा रहा है, देखा? और कभी टिफिन में से बहुत सारे फूल निकलने लगेंगे, कभी उनके रूमाल में से कुछ और निकलने लगेगा। तो वो जो जादू होता है बेटा, वो असली जादू होता है क्या? नहीं सर, नहीं, वो नजरों का फेर, नजरों का धोखा और हाथों की सफाई होता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे जादू करने वाले व्यक्ति की कहानी सुनाऊंगा, ऐसे जादूगर की कहानी सुनाऊंगा जब उनके हाथ में, और आपको मालूम होगा जादूगर के हाथ में क्या होती है, वो लकड़ी की एक छड़ी, जादू की छड़ी घुमाई और लड़की को लड़का और लड़की को लड़की, तलवार आर पार हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे युग पुरुष की कहानी सुनाऊंगा जिनके हाथ में, उस जादूगर के हाथ में जादू की छड़ी नहीं होती, उनके हाथ में हॉकी की छड़ी होती थी। हाँ, बिल्कुल सरल व्यक्तित्व के धनी एक महान शख्सियत, हाथ में हॉकी, और इस देश के लिए बहुत कुछ, केवल कुछ नहीं बहुत कुछ कर गुजरने की तमन्ना। ये छवि जब बनती है तो वो छवि होती है हमारे परम नायक, हमारे युग पुरुष, इस भारत के ही नहीं इस विश्व के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद गद्दा। जी हाँ, सन 1905 29 अगस्त, जिनके जन्म के दिवस को ही जिस देश ने खेल दिवस के रूप में माना, आप देखिए कितनी बड़ी विभूति होगी। आइए, वो बच्चे जो थे बेटा, जब बचपन में थे तो उनके यहाँ उनके जो पिताजी थे वो भी आदमी थे, वो भी खेला करते थे। उनके भैया रूप सिंह वो भी खेलते थे, लेकिन इनको शौक नहीं था, पहलवानी का शौक था। पिताजी ब्रिटिश आर्मी में थे तो उन्होंने इनको आर्मी ज्वाइन कराया। आर्मी जब ज्वाइन किया तो एक बालाजी तिवारी, उन्होंने, कहते हैं ना कि प्रतिभा को पहचानने के लिए जौहरी की आवश्यकता होती है, तो वो जौहरी थे, उन्होंने इस प्रतिभा को पहचाना, तराशा, प्रशिक्षित किया। और भाई आर्मी की नौकरी, दिन में लेफ्ट राइट हो रही है, पीटी हो रही है, तो समय कहां हॉकी खेलने के लिए। तो ये मेजर ध्यानचंद समर्पण देखिए, कहा जाता है कि खुद ही कोकर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। समर्पण देखिए रात की रोशनी में, क्योंकि इस स्टेडियम में पहले आज की तरह से चकाचौंध और रोशनी नहीं होती थी, वहां रोशनी इतना नहीं होती थी, तो रात की चकाचौंध में, रात की रोशनी में, दूधिया रोशनी में, चांद की रोशनी में ये प्रयास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। इनके खिलाड़ी इनको चांद कहने लगे, वही चांद धीरे धीरे मेजर जो ध्यान सिंह थे वो धीरे धीरे ध्यान चंद बन गए। और हॉकी के जादूगर तो ऐसे कि हॉकी हाथ में, विपक्षी टीम को गोल करने का कोई मौका नहीं, गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल। जी हाँ, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। 1936 14 अगस्त के दिन मैच होना था बेटा, लेकिन 14 अगस्त के दिन बारिश हुई, 15 अगस्त के दिन मैच हुआ। हाफ टाइम तक, पहले क्या था, एक अभ्यास मैच में जर्मनी ने हमको हरा दिया था। जर्मनी की टीम का हौसला अफजाई के लिए, उनका उत्साह वर्धन के लिए कौन आया? जर्मनी का तानाशाह हिटलर बैठा हुआ था अपनी टीम के हौसला अफजाई के लिए। हाफ टाइम तक
केवल 1 गोल इंडिया कर पाई थी। जर्मनी की टीम ने एक और होशियारी की कि भारत जीत न जाए। उन्होंने क्या किया, मैदान को ज्यादा गीला करवा दिया, क्योंकि भारतीय लोगों के पास, भारतीय खिलाड़ियों के पास सस्ते जूते थे। मेजर ध्यानचंद ने जब देखा, मेजर ध्यानचंद ने अपने शूज उतारे और शूज उतार करके इस जादूगर ने वो स्टिक जब हाथ में ली तो देखिए क्या होता है। मेजर ध्यानचंद के हाथ में स्टिक, हॉकी की स्टिक। मेजर ध्यानचंद बॉल को लेकर के आगे बढ़े, आगे बढ़ के उन्होंने रूप सिंह को पास किया, रूप सिंह ने गामाली को पास किया, गामाली ने मेजर ध्यानचंद को दिया और ये गोल। इस तरह से गोल पे गोल, गोल पे गोल, गोल पे गोल। अगले दिन उस तानाशाह शासक ने बुलवाया ध्यानचंद को। एक तरफ में ध्यानचंद, एक तरफ तानाशाह हिटलर। हिटलर ने पूछा, आप हॉकी के अलावा क्या करते हो? मैं आर्मी में हूं। आर्मी में क्या हो? मैं आर्मी में आर्मी में मैं एक छोटा सा पद रखता हूं। कैसा छोटा था बस? मैं आर्मी में सूबेदार हूं, मैं लेंस नायक हूं। इंडिया को छोड़ो, आप जर्मनी में आओ, मैं तुम्हें जर्मनी की सेना का सबसे बड़ा अधिकारी बना दूंगा। क्या कहा उस देशभक्त ने ऐसी बात कही कि मेजर ध्यानचंद के तो समझ लो छक्के छूट गए। उसने कहा, हिटलर जी सुनिए, एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा देशवासी ये नहीं सोचता है कि उसके देश ने उसको कितनी तरक्की दी है, कितना आगे बढ़ाया है। मैं एक सच्चा देशभक्त हूं और एक सच्चा देशभक्त, एक सच्चा भारतवासी केवल यही सोचता है कि मैं इस देश को कितनी तरक्की दे सकता हूं, मैं इस देश को कितना आगे बढ़ा सकता हूं। ऐसे उस महान व्यक्तित्व, महान शख्सियत को लाखों बार ये भारत के वासी सलाम करते रहेंगे और हमेशा ये भारत जब तक रहेगा, जब तक उस महान विभूति का ऋणी रहेगा। कैसी लगी बेटा आपको कहानी? कहानी पेश करने का जो अवसर मिला है, मैं अपनी पूरी 100% उसमें एफर्ट करूंगा, उस प्रयास में सफल हूँ। देखिए, हम खेलों को, बच्चों को भी खेलों से जोड़ना बहुत जरूरी है और जीवन में हर व्यक्ति को खेल से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन में खेल से जुड़कर ही व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास, मजबूत इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर, एक दृढ़ निश्चय और एक पॉजिटिविटी, जोश, उमंग, जुनून, खिलाड़ी के अंदर अलग जज्बा होता है। तो खेल से बिना जुड़े हम इन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो वैसे जो व्यक्ति खेल से नहीं जुड़ता है, उसके जीवन में तमाम निराशाएं, आत्मग्लानि, आत्मविमर्शता से भरा हुआ जीवन होता है। आज हम ऐसे खिलाड़ी की आपको एक ऐसे राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल चैंपियन की बात शुरू करते हैं। हमारे रवि सर ने थोड़ा उनका जिक्र कर दिया है, लेकिन मेरा अंदाज कुछ अलग होगा, अभिव्यक्ति अलग होगी, कंप्रेशन अलग होगा। तो और जो माइंड सेट तैयारी पहले से है तो सर उसको बदल नहीं सकते। और एक ऐसी खिलाड़ी जिसने एक ट्रेन दुर्घटना में अपने शरीर को अपाहिज कर दिया, उसके बाद जीवन और मौत के बीच अपनी इच्छा शक्ति के दम पर तमाम संघर्ष को सहन करते हुए और जीवन दोबारा उसे मिला और फिर उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि शायद मुझे अब जीवन में इतिहास बनाने के लिए आपने दोबारा जन्म दिया है। ऐसी ही कहानी शुरू करते हैं डॉक्टर अरुणा शर्मा, राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल चैंपियन थी। 11 बात शुरू करते हैं। 11 अप्रैल 2011 में एक ट्रेन दिल्ली से लखनऊ चली जा रही थी, पद्मावती एक्सप्रेस, और दिल्ली से सवार होती है अरुणा शर्मा। CISF की परीक्षा अगली सुबह देनी है, मन में अच्छे स्वप्न सजे हुए थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। रात के 1 बजे बरेली के पास ट्रेन निकाल रुकती है, कुछ बदमाशों का प्रवेश होता है और जैसे ही बदमाश कुछ अफरा तफरी शुरू होती है डिब्बों में, अरुणा शर्मा अलर्ट हो जाती है। तो स्प्रिट, खिलाड़ी के अंदर स्प्रिट होती है, प्लेयर के अंदर अलग होती है, अलर्ट हो गई। थोड़े समय बाद अटैक करते हैं बदमाश, गले में गोल्ड चेन चढ़ते हैं तो वो उनका मुकाबला करती है। जद्दोजहद में बदमाश सफल नहीं हो पाते अपने मकसद में और उसे फटाक ट्रेन से बाहर फेंकते हैं। तो दुर्भाग्य से सामने वाली पटरी पर, दूसरी ट्रैक पर गाड़ी चली आ रही थी। अरुणा शर्मा पहले ट्रेन में लगती है, उसके नीचे लगती है, दोनों ट्रेन गुजर जाती है। तो विभत्स में जा रहा है सर, इतना करुणामयी दृश्य है वो। उसका एक पैर अलग कटा हुआ है, दूसरे पैर की हड्डियां निकल कर रही है, मांस चितड़े चितड़े होकर पड़े हैं, लेकिन उसने हिम्मत, उसकी जो आत्म इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी, वो सहनी पीड़ा को, दर्द को सहन करते हुए किसी तरह उसने बाएं पैर से जो हड्डी टूटी थी उसके अपने पैर को कैसे बाहर निकाला। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी मूव करना बंद हो गई, शरीर शून्य हो गया। उस रात कम से कम 49 ट्रेनें ट्रैक से गुजरती रही, कोई उसे देखने तक नहीं आया। पूरी रात
यहाँ तक कि चूहों ने भी इसके मांस को तक के खा रहे थे पूरी तरह, लेकिन उसके मुंह से कुछ नहीं किया। जब दिन निकला, गांव वालों ने आके देखा, उसे बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया। डॉक्टर फार्मासिस्ट ने देखते ही कहा कि कोई एनेस्थीसिया में खिला जाए, इसको ट्रीटमेंट क्या शुरू करें। तुरंत उन्होंने उसको तो रघुवर सिन्हा बोली कि जब मैं रात भर 7 घंटे से सहनी दर्द को सहन करती रही, उस समय कौन सा एनेस्थीसिया था मेरे पास, सर मेरा ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया कर दिया जाए। तो ऐसा पहली बार हुआ, डॉक्टर फार्मासिस्ट ने एक यूनिट ब्लड दिया अपना और उसको बिना ऑपरेशन के डेवलप कर दिया और उसका ऑपरेशन कर दिया। उसके बाद लोगों को पता चला कि राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी है, तत्काल से KGMC लखनऊ शिफ्ट किया। उसके ठीक 8 दिन बाद 18 अप्रैल 2011 को उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली पहुंचाया। वहां जाके जब 4 महीने जूझती रही वो, ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तो उसी समय मन में उसी दिन शिक्षा जागृत हुई कि अब मुझे एक ऐसा पहाड़ का लक्ष्य हासिल करना है जो कि ये सारे दुनिया को ये प्रूफ करना है कि जो स्वस्थ शरीर वाला नहीं कर सकता, मैं अपाहिज होकर करके दिखाऊंगी। और उसने हॉस्पिटल से छुट्टी होकर घर में जाकर बछेंद्री पाल को अपना रोल मॉडल बनाया, आइकॉन बनाया, उससे जाकर मिली, उनको बताया, तो उन्होंने उनको हिम्मत दी। और कोई सुनता था तो पागल हो रही है, तेरा पैर कट गया, एक पैर में रॉड है, दूसरे पैर की बैक आर्टिफिशियल है, उसके बाद तू कैसे सक्सेस हो पाएगी। सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने ये थी कि लोगों को प्रूफ करना कि हम भी इस काम को कर सकते हैं। उसका ये चैलेंज बन गया था। एंड में आकर उसने उस लक्ष्य को हासिल किया, माउंट एवरेस्ट टॉप सबमिट किया और माउंट एवरेस्ट पर जाकर उसने अपनी वीडियो बनवाई। शेरपा से ये कहा कि ये वीडियो अगर नहीं बनी, अगर मेरी जान उतरते समय चली गई तो पता चलेगा कि ऐसा जो लक्ष्य मैंने यहाँ पर हासिल किया है, यूथ को एक रोल मॉडल के रूप में मेरे प्रेरणा मिलेगी मेरे देश को, तो ये वीडियो पहुंचा देगा। और नीचे जब आई तब उसने यहाँ पर आकर जिंदा वापस आ गई। वापस आने के बाद उसको 2015 में सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। उसको 2015 में के बाद मोदी जी ने खुद बॉर्न अगेंस्ट माउंटेन उसकी पुस्तक का विमोचन किया और 2017-18 में सरकार अवार्ड मिला। और उसके बाद में एक खेल रत्न अकेडमी से चंद्रशेखर आजाद के नाम से ला रही है। और उसके बाद उनकी जो प्रेरक प्रसंग है, उनकी जो प्रेरक बात है वो ये है, उन्होंने 7 महाद्वीपों का लक्ष्य हासिल किया, 4 महाद्वीपों पर जा चुकी है, वर्ल्ड कॉन्टिनेंट का, एशिया अफ्रीका। अब उनका ये लक्ष्य है कि मुझे 7 महाद्वीप पर चढ़ना है। अंत में इस बात से अपनी बात समाप्त करता हूं कि जो वो प्रेरक बात कहती हैं कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो मैंने लाना है समंदरों को, सिर्फ अभी तो मैंने लाना है समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जब एक अपाहिज होकर इतना बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकती है तो हम तो स्वस्थ शरीर वाले, हमको इच्छा शक्ति के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। अच्छा ना, मेरी कहानी का सर ये है ना, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं घरों पे, घर परिवार में मम्मी पापा का, बाबा का, सब लोग कहना मानते ना, कभी कभी मम्मी पापा बाबा हमसे नाराज भी हो जाते हैं कि नहीं? कितने लोगों से होते हैं। हम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी मम्मी हमारी खुश नहीं होती। तो कहना ऐसे ही मैं आपको एक कहानी अवगत कराने वाला हूँ, मजा आए तो बताइएगा, है ना। एक ना हम लोग देखिएगा दिन प्रतिदिन काम करते हैं, काम करते करते ना क्या है कि आप ही की तरह ना रघुवीर, उस बच्चे का नाम था रघुवीर, है ना। क्या नाम था? रघुवीर। आगे चल के वो बहुत पढ़ाई किया उसने, आगे चल के ना मेहनत तो किया, लेकिन वो सरकारी मास्टर हम लोगों की तरह सरकारी टीचर नहीं बन पाया। लेकिन वो ना प्राइवेट टीचिंग के लिए करने के लिए एक शहर में गए। जब शहर में गए तो वो सब ना वहाँ पे बहुत मन से पढ़ाते बच्चों को, बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाते, बच्चे उनको बहुत ही अच्छा सुनते थे। सर वो क्या करते, शाम को शादी उस समय हुई नहीं थी, पिताजी ने धक्के मार के निकाल दिया कि तू ना बेरोजगार आदमी, तू कुछ नहीं कर सकता, चल निकल जा मेरे घर से, मैं तुझे रोटी नहीं खिला पाऊंगा। रघुवीर सर निकल गए तो रघुवीर ने जाके प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करी। वहाँ का मैनेजमेंट ना सर बहुत ही खूंखार था। कैसा था? खूंखार। तो वो ना पूरा दिन 9 से 3 तक तो स्कूल में रहा और 9 से 3 के बाद ना 8 से 1 बजे तक स्कूल में पढ़ा। उसके बाद ना जनसंपर्क के लिए उनके साथ चलो, गाड़ी में बैठो और चलो भाई बच्चों में प्रचार प्रसार करना है ना, क्या करना है, चलो और बच्चे बढ़ाएंगे। रघुवीर सर की ना हवा निकली जा रही थी। रात को आते 4 रोटी बनाते, है ना सर, 4 रोटी बनाते, खा लेते, सो जाते। एक दिन सर 4 रोटी उन्होंने बनाई ना, देखा बाहर बाथरूम से निकल कर आए, एक चूहा ना मोटी गर्दन का एक रोटी कंधे पर रख के बाहर ले जा रहा था।
सर रोटी रह गई 3। रघुवीर सर ने सोचा मैंने तो 4 बनाई थी, रोटी रह गई 3। क्या बचे? उन्होंने कहा 1 कहाँ गई? उन्होंने कहा आज कहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर ना स्ट्रेस उन पे हो गया था, उन्हें पता ही नहीं रहा मैंने 4 बनाई थी कि अगला दिन आया सर, उन्होंने फिर रोटी 4 बनाई। अब की बार में बाथरूम से झांकते रहे क्या मामला देखते हैं। एक चूहा फिर आया, वो गर्दन रोटी रखी उसने कंधे पे और लेके चल दिया। अब रघुवीर सर ने ना बाथरूम से बाहर निकल के उसकी टैटिया जो है दबा दिया, मैं रोटी मेरी कहाँ ले जा रहा। अब चूहा बेचारा मर गया। गुरुजी गर्दन तो छोड़ो, बोले सर हाथ जोड़ के चूहा खड़ा हो गया। गुरुजी जी बताओ, हमारे भी तो घर में बाल बच्चे हैं, मेरी खेती बाड़ी है क्या? उन्होंने कहा नहीं। वो बोले सर हम तो ऐसे ही पल रहे हमारे बाल बच्चे, कभी आपके घर से कभी साहब आपके घर से। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा, चूहे ने कहा ना रघुवीर सर स्ट्रेस में तो थे, उन्होंने कहा देख तू दुनिया की ले जा साली, मेरी रोटी नहीं ले जाएगी। उन्होंने कहा गुरुजी आप ना ज्यादा, मुझे लगता है कि उस मैनेजर ने आपको ज्यादा ही परेशान कर दिया है प्राइवेट स्कूल वाले प्रबंधक में। उन्होंने कहा गुरुजी आपको अगर हम बताएं, गुरुजी को मैं जानता हूँ वो बहुत अच्छा ना ज्ञान देते हैं, वहाँ आपको ना शांति मिल जाएगी सर। तो उन्होंने कहा बता कौन है? तो उन्होंने कहा ना वो गुरुजी हैं मुकेश सर, और वो ना सर बहुत दूर देश में रहते हैं। उन्होंने कहा वहां तक जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं चला जाऊंगा, तू ऐसा ना जल्दी करो उनका एड्रेस। सर अभी चूहे ने एड्रेस बताया, उन्होंने तुरंत डायरी में लिखा सर चल दिए। चलने के बाद ना धीरे धीरे चले तो एक बूढ़ी माता, गाँव पड़ा, गाँव में ना रात हो गई तो बूढ़ी माता के घर में रुक गए। तो अम्मा से कहा अम्मा आश्रय दे दो। उन्होंने कहा रुक जाओ कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसे ऐसे गुरुजी के पास जा रहे हैं, समस्याओं का समाधान दो। क्योंकि उनकी समस्या एक तो ये थी कि हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी कोई सुनता, काम तो बहुत करते लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। उन्होंने कहा लल्ला, अगला दिन हुआ जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा लल्ला कहाँ? उन्होंने कहा गुरुजी। उन्होंने कहा लल्ला मेरी भी समस्या है। उन्होंने क्या? मेरी ये 20 साल की बिटिया हो गई है, जिन अभी से बोली नहीं है। 20 साल की बिटिया हो गई थी, बोली नहीं है। उस गुरुजी से ये पूछ आना बिटिया कभी बोलेगी कि नहीं? सर ठीक है, दूसरी समस्या आगे बढ़े। सर आगे क्या हुआ? आगे बहुत बड़ा वीरान जो है वो था, जंगल है ना, बर्फीला क्षेत्र था। वहां पे ना संजय भाई ने चुनाव प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं इस कक्ष में उपस्थित सभी शिक्षकों को मेरा सादर प्रणाम। मैं दिलीप प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय पूर्वी विकासशील सोरा और जनपद कासन से आप सभी के समक्ष प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अपनी कहानी प्रस्तुत करूंगा। मेरी कहानी का शीर्षक है ढिंग एक्सप्रेस। तो बच्चों ये कहानी शुरू होती है असम के एक गांव से जिसका नाम था ढिंग। इस गांव के एक मैदान में कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल खेलते ही अचानक से उनके बीच में एक लड़की आकर फुर्ती से गोल कर देती है और पूरे मैदान में सन्नाटा हो जाता है। सभी देखकर दंग रह जाते हैं, ये क्या हुआ? और पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो वो चिल्ला उठते हैं, अरे तुम रोजाना आकर हमारा खेल क्यों बिगाड़ देती हो? तुम रोजाना आकर हमारा खेल क्यों बिगाड़ देती हो? तुम एक लड़की हो, लड़की। रोजाना केवल अपने घर के काम किया करो, हमारे साथ क्यों खेलती हो? इस बात पर मालूम है लड़की क्या कहती है? लड़की कहती है, ओहो, जब हमारे गांव के लड़कियां फुटबॉल खेलती ही नहीं तो मैं तो तुम्हारे ही साथ खेलूंगी ना। मैं तो खेलूंगी और जरूर खेलूंगी। इस बात पर सब लड़के गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं और उस लड़की से कहते हैं, अरे हमने तो तुम्हारे मम्मी पापा से भी शिकायत कर ली, पर तुम पर तो उनकी डांट का भी कोई असर नहीं पड़ता। और इस पर लड़की कहती है, सुनो, मैं किसी के रोके से रुकने वाली नहीं। मैं तो बड़े होकर इन खेलों की दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। और इस बात को वो नहीं मानती। उसके बाद वो मालूम बच्चों, इस मैच के दौरान एक घटना और होती है। इस मैच को वहीं के साबिक शिक्षक, जो खेलकूद के शिक्षक होते हैं ना, वो उस मैच को देख रहे थे, जिनका नाम था शमसुल हक। उनकी नजर उस बिटिया पे पड़ी और वो उसकी फुर्ती को देखकर जान गए कि ये लड़की आगे चलकर जरूर देश का नाम करेगी। अगर इसको अभ्यास कराया जाए तो दौड़ के खेल में ये कमाल कर देगी। उस शिक्षक ने उस बिटिया को बुलाया और उन्हें समझाया, देखो बेटी, तुम है ना इस फुटबॉल मैच को छोड़कर तुम बहुत तेज दौड़ती हो, दौड़ का अभ्यास करो, है ना, तुम खेलों की दुनिया में सभी के लिए एक दिन विशाल बन जाओगी। उस बेटी के अंदर जज्बा था, वो उन शिक्षक की बात मान लेती है। प्रतिदिन लगन और मेहनत के साथ
दौड़ का अभ्यास शुरू कर देती है। और मालूम है क्या होता है, लगातार करती रहती है और अभ्यास करते करते उसे खूब अभ्यास हो जाता है। तो बच्चों, पहले बताऊं ये कहानी किसकी है? किसकी है ये कहानी? ये कहानी है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और 19 दिन के अंदर 5 स्वर्ण पदक विजेता हेमा दास की। हेमा दास की बच्चों, हेमा दास है ना आप लोगों की तरह, आप एक गांव में रहती थी और उनका जन्म 9 जनवरी सन 2000 को हुआ था। और इनके पिताजी का नाम श्री रणजीत दास और माता जी का नाम जोनाली दास था। बच्चों, मैंने मम्मी पापा के नाम से पहले क्या लगाया? श्री और श्रीमती। तो है ना, ध्यान रखना, अपने बड़ों के नाम के आगे आदर से बात करते हैं। तो उनके पिताजी खेती का काम करते थे, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इनके अभ्यास में भी दिक्कत आती थी, इनको जूते नहीं मिलते थे। पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी, लगातार अभ्यास करती रही और खेलों से खेल का लगातार अभ्यास करते करते अपने शिक्षक के निर्देशन में सीखती रही। पर मालूम है, इनके गांव के लोगों पर इनको विश्वास होता जा रहा था, इनकी खेल को देखते शुरुआत में इन्होंने अपने आसपास के हो रही खेल प्रतियोगिता में जनपद स्तर पर प्रतिभा किया और बहुत सारे पदक जीतकर अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन किया। आगे जाकर सन 2018 में तो हेमा दास ने कमाल कर दिया। इन्होंने फिनलैंड में आयोजित एथलेटिक चैंपियनशिप में एक प्रकार की दौड़ की प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़ में प्रतिभा किया और मालूम है 51.32, हाँ मात्र 51.32 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर देश को विदेशी धरती पर सम्मान दिलाया और स्वर्ण पदक जीतकर ये भारत की पहली महिला बनी। इस प्रकार इन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया। और मालूम है बच्चों, सन 2019 भारत के इतिहास में हेमा दास ने एक जबरदस्त इतिहास रचा। इन्होंने सन 2019 में लगातार एक के बाद एक 5 स्वर्ण पदक जीते और अपने देश, अपने परिवार और अपने का सम्मान दिलाया। इस प्रकार हेमा दास लगातार आगे बढ़ती रही और पीटी उषा के बाद भारत की नई उड़नपरी या यूं कहें नई स्वर्णपरी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुई। और सबसे बड़ी बात क्या है, इन्होंने मात्र 18 साल की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था। अंत में बस ये कहकर अपनी बात में समाप्त करूंगा, निश्चित सफलता मिलती है उन्हें, निश्चित सफलता मिलती है उन्हें जो लगन लगाते हैं। इस कहानी से यही सीख हम बच्चों सब पाते हैं। तो आप बच्चों से बस अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप सभी है ना, इसी प्रकार जो भी काम करें पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करें, आप अपने जीवन में निश्चित सफलता पाएंगे। सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय जनपद कानपुर। आज मैं आप सभी को एक ऐसे महान खिलाड़ी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनको खेलते हुए देखकर दर्शकों को ऐसा लगता था कि मानो वो कोई खेल नहीं देख रहे, मानो वो कोई मैच नहीं देख रहे, वो किसी जादूगर का शो देख रहे हैं। जी हाँ, भारत में हॉकी को अलग पहचान दिलाने वाले मेजर ध्यानचंद जी को लोग बचपन में प्यार से जिंदा करते हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को संगम नगरी इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी की माता का नाम सागरा और पिताजी का नाम सोमेश्वर सिंह था, जो कि आर्मी में थे। अपने पिताजी की प्रेरणा से ही मेजर ध्यानचंद जी साल 1922 में मात्र 16 वर्ष की आयु में आर्मी में शामिल हो गए और यहीं से उनके हॉकी के जादूगर बनने का सफर शुरू हो गया। आर्मी में मेजर ध्यानचंद जी की मुलाकात मेजर तिवारी जी से हुई, जिन्होंने सबसे पहले मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया था और यहीं से उनके हॉकी के जादूगर बनने का सफर शुरू हो गया। मेजर ध्यानचंद जी का अपनी हॉकी स्टिक से एक अलग संबंध था और केवल स्टिक के बल पर ही वो खेलों में कमाल कर जाते थे। बॉल इस तरीके से उनकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को शक होता था कहीं मेजर ध्यानचंद जी किसी स्पेशल स्टिक से तो नहीं खेल रहे। यहाँ तक कि हॉलैंड में खेलते समय मेजर ध्यानचंद जी की हॉकी स्टिक में चुंबक होने का संज्ञान किया है और उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर जांच करती है। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान कप्तान, महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को अपने अद्भुत खेल का दीवाना बना दिया।
मेजर ध्यानचंद जी ने ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम को गोल्ड मेडल दिलवाने में एक अहम भूमिका निभाई। साल 1928 से 1936 तक मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई। मेजर ध्यानचंद जी ने अपने पूरे जीवन में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 400 से अधिक गोल किए। मेजर ध्यानचंद जी ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय खेल साल 1928 में खेला। साल 1949 के अप्रैल महीने में मेजर ध्यानचंद जी हॉकी से संन्यास ले लिया। मेजर ध्यानचंद जी को अपने जीवन में अनेकों अवार्ड से, अनेकों सम्मान से सम्मानित किया गया। साल 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण से नवाजा गया। 3 दिसंबर 1979 को हॉकी का ये जादूगर दुनिया को छोड़कर चला। मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस 29 अगस्त को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। ऐसा उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को सम्मान देने के लिए किया। हमने अपने बचपन में भी देखा है और हम अभी भी अपने खुद के बच्चों को और स्कूल के बच्चों को पढ़ाई लिखाई शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए कहते हैं। जी हाँ, शिक्षा का जीवन में महत्व भी बहुत है, लेकिन जीवन में खेलों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह ध्यानचंद जी ने अपनी लगन मेहनत से न केवल हॉकी के जादूगर शीर्षक को हासिल किया, बल्कि पूरे विश्व में भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी को एक अलग पहचान है। खेल भी हमारी पहचान बन सकती है। खेल न केवल शारीरिक और मानसिक विकास में सहायक होते हैं, बल्कि खेल स्वस्थ जीवन का आधार होते हैं। मेजर ध्यानचंद जी के खेल के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए भारत देश हमेशा जुड़ी रहेगा। जय जय भारत। मैं प्रवीणा दीक्षित KCB नगर क्षेत्र कासगंज से। मेरी कहानी उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए है और मेरी कहानी का शीर्षक है खेलेंगे जी जान से। नहीं कहानी ये परियों की और न राजा रानी की, नहीं कहानी ये परियों की और न राजा रानी की, तुम्हें बच्चों सुना रहे हम सच्ची लगन दीवानी की, कहानी तुम्हें सुना रहे हम सच्ची लगन दीवानी की। नहीं बात ये बाजारों की और नहीं है मेलों की, नहीं बात ये बाजारों की और नहीं है मेलों की, छुपी हुई है बात कथा प्यारे बच्चों खेलों की, प्यारे बच्चों खेलों की। जयपुर शहर के घर का दृश्य। एक माँ अपनी बेटी से कहती है, माँ मुझे नानी के घर जाना है कल, मैं कल कौन सी फ्रॉक पहनकर जाऊं? माँ ने कहा, ठीक है बिटिया, तुम्हें जो पसंद आए तुम वो पहनकर जाना। माँ, मैं गुलाबी फ्रॉक और बजनी पायल पहनकर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, तुम वही पहनकर जाना। हाँ माँ, क्योंकि वो बजनी पायल मुझे नानी ने गिफ्ट में दी थी, मुझे उपहार दी थी, और जब मैं छम करके चलती हूँ ना, तब नानी को और मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बेटा, कल तुम पहनकर वही जाना, लेकिन समय पर सो जाओ, तुम्हें सुबह जल्दी उठना भी तो है। और बच्चों, वो बच्ची कल नानी के घर जाने का सपना लिए सो जाती है। उसे आने वाले कल का बहुत बेसब्री से इंतजार होता है। अगला दिन सूरज की कनक रश्मियां अपनी किरणें बिखेर रही हैं और एक गाड़ी जयपुर से धौलपुर की ओर बहुत तेज गति से जा रही है। जाते जाते अचानक चर की आवाज आती है। सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लोगों का शोर मचने लगता है। अरे अरे देखो क्या हुआ, उस बच्चे को बहुत तेज चोट लगी है, उसकी बहुत खून निकल रहा है। बचाओ भाई, कोई मदद करो हमारी, भाई कोई मदद करो, मेरी बच्ची की बहुत खून निकल रहा है। उसे बेहोश होते होते अपने पापा की रोती हुई आवाज सुनाई देती है। और बच्चों, उसके बाद बच्ची जो है वो गश खा जाती है, बेहोश हो जाती है। 3 दिन बाद आह पापा, माँ, पापा, माँ। उसकी कराही सुनकर उसकी मम्मी पापा उसके पास दौड़ते हुए आती है। क्या बात हुआ तो क्या हुआ बेटिया? और वो अपनी मम्मी और पापा की गले जैसे ही लगना चाहती है, पर ये क्या, वो हिल नहीं पा रही है।
उसने फिर एक बार कोशिश की कि वो कसकर अपनी माँ को गले लगा सके, लेकिन वो हिल नहीं सकी। पता है, इस भयानक एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो बच्ची पैरालाइज हो जाती है, यानी कि उसके शरीर का निचला हिस्सा जो है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन वह बच्ची लगातार 2 या 3 दिन तक बहुत दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ता उसके ऊपर। वो और उसके माता पिता बहुत निराश हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, वो भी क्या जज्बा जो आपके अंदर हिम्मत, लगन और जुनून खत्म कर दे। एक तरफ तो उस बच्ची के सामने थी लोगों की दयालु उठती हाथ और असहाय सी निगाहें, और दूसरी तरफ था उसका वो जज्बा जो पत्थरों में भी फूल खिला दे। और वो अपने माँ बाप की मनोबल की वजह से लगातार अपने अंदर जोश और होश का जज्बा बनाए रखती है। पता है बच्चों, जो 11 वर्ष की उम्र में पैरालाइज हुई, वो बच्ची कौन है? वो बच्ची है अवनी लेखा। और आज मैं आपको उसी अवनी लेखा की और कहानी की ओर आगे आपको ले चलती हूँ। 11 वर्ष की मासूम सी उम्र, एक तरफ हताश, निराश, लोगों की निगाहें, लेकिन माँ बाप और बच्ची का मनोबल इतना आसान नहीं है। माँ उसे लगातार समझाती, नहीं बेटा, तुमको क्या करना है, खेल कूद में आगे जाना है। खेल कूद में है जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते, आपके मनोबल को बढ़ाते। और बच्ची अपने मम्मी पापा का वही मूल मंत्र जानकर कि अगर मेहनत करनी है, लक्ष्य में आगे बढ़ना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है और अपने जज्बे को बरकरार रखना है। सर, मैं फिर भी सोच रही हूँ मेरा डांस हो गया। वह बच्ची लगातार अपने मूल माँ बाप के उस मंत्र को, उस विश्वास को लगातार बनाए रखती है और वह निशानेबाजी और तीरंदाजी दोनों को सीखती है। लेकिन जब उसके पिताजी उसके आदर्श अभिनव विद्रोह की द हिस्ट्री ऑफ शॉर्ट उसके सामने लेकर आते हैं, तब वही बच्ची उस बुक से लगन, धैर्य और खेलकूद की बारियों को सीखती हुई सीधा सोने पे निशाना साधती है। वो भी तब जब उसके पास उसकी राइफल नहीं होती। उसने अपनी राइफल किसी और उधार मांगकर उस राइफल से और वो राज्य स्तर पर लगातार बहुत सारे गोल्ड मेडल जीत जाती। लेकिन उस अवनी के जीवन में एक दिन जब आता है कि जब वो टोक्यो के पैरा ओलंपिक गेम में 294.6 पर सीधा निशाना साधकर गोल्ड मेडल हासिल कर लेती। और उस समय हम सभी भारतीयों के आंखें छलक उठती है जब हम अवनी को उस स्थिति में देखते हैं वहाँ पर। तो बच्चों, हम इस कहानी से ये शिक्षा लेते हैं कि कभी भी हमें अपने आत्मविश्वास और कितनी भी विपरीत परिस्थिति आने पर भी अपने धैर्य को खोना नहीं है। क्यों? वही सफलता है। ये दुनिया पूछती है उनको जो तूफान के आगे, ये दुनिया पूछती है उनको जो तूफान के आगे चरागों को जलाने का करिश्मा सा किया करते हैं। और वही करिश्मा वो है, वो अवनी ने कर दिया है। तो बच्चों, हमने इस कहानी से ये शिक्षा ली कि चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हो, हमारे सामने कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आए, लेकिन हमें धैर्य से, जोश और जुनून से लगातार आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हम आज ये सीखते हैं और ये जानते हैं कि खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा। सर, फोटो कौन क्लिक कर रहा है? रिकॉर्डिंग कर देना। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है सर। सर, जस्ट स्माइल प्लीज। किससे कहा स्माइल के लिए? सर, आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। गंभीर दिख रहे थे आप सब लोग। नहीं, जैसे नहीं कहते, आप स्माइल करो। यार रिकॉर्डिंग आप खड़े हैं। जी सर। रवि जी, आप रविकांत शर्मा जी सर। सर, फोटो क्लिक करें। पहली बार मैंने इतना प्रतिभाग किया। अच्छा, सर, इसको मैं पकड़ लेना। चलो चलो, ठीक है। कहानी सबने बहुत अच्छी सुनाई थी। अनुष्का की बहुत अच्छी लगी। हाँ बिल्कुल। बहनों की फाउंडेशन
जाना है, बिल्कुल सर। स्टेट में जाना है आपको। जी जी जी। पूरा प्रयास करेंगे सर। वहाँ से लगाएंगे। जी दिनेश सर हो गया, बंद कर दूं क्या? बंद कर दूं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन